नमस्कार। मेरा नाम है अंकित सिंह और मैं आप सभी लोगों को आज से एक भूगोल की सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जो कि यूपीपीसीएस के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। और मेरा मानना ये है कि इस साल यूपीपीसीएस के पेपर में जिस तरह से जीएस पूछी गई है, उसको देखकर ये लगता है कि जो जीएस के प्रश्न हैं, चाहे वो भूगोल के हों या इतिहास के हों, चाहे वो अर्थव्यवस्था के हों, चाहे राज्य व्यवस्था के हों, काफ़ी गहराई से पूछे गए हैं और उन प्रश्नों में काफ़ी डीप नॉलेज की आपको आवश्यकता होगी। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको मैं सभी प्रकार के सब्जेक्ट से काफ़ी गहराई से अवगत करवाऊँगा और अच्छा सा एक कोर्स में ख़त्म करना चाहूँगा। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग हमारा सहयोग करें इसमें। तो आप केवल इतना ही सहयोग कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की लिंक को या वीडियो की लिंक को यूट्यूब या फेसबुक के पेज पर, ग्रुप्स पर शेयर करें। तो आपका जो है हमारे प्रति वो सहयोग रहेगा और मैं आपको वादा करता हूं कि अच्छी तरह से आपको कोर्स को कवर करवाऊंगा। तो कुल मिला के मैं आपको अंत में यही बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है ये यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी फोकस होके बनाया गया है और हम इसमें आपको अच्छी तरह से समझाते हुए चीज़ों को क्लियर करेंगे। और इस कोर्स का जो लाभ है एसएससी, सीजीएल और उत्तर प्रदेश की अन्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने योग्य है कि यूपी टेट और सी टेट की जो जूनियर वाली एग्ज़ाम होती है, जिसमें सामाजिक विषय पूछा जाता है, उसमें भी ये कोर्स समान रूप से उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों से सभी से ये गुजारिश है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की लिंक को शेयर करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस में 4 खंड होते हैं। भूगोल होता है और इतिहास होता है और राज्य व्यवस्था होती है और अर्थव्यवस्था होती है। तो इसमें हम सबसे पहले अपना खंड भूगोल शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको हम पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले जो भूगोल में यूनिट होती है उसी से आपको शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत से लेके आखिरी तक आपका पूरा कोर्स कवर करवाऊंगा, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल शामिल रहेगा। तो हम पहले चैप्टर के पहले टॉपिक से आपको लिए चलते हैं और अच्छी तरह से आपको समझाते हुए चीज़ों को क्लियर करेंगे। और इस बीच ये भी हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी आपका क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है आपका रह ना जाए। अच्छी तरह से कोशिश करेंगे जिसकी यूपीपीसीएस 2018 की आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए समझते हैं ब्रह्मांड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड एक ऐसी यूनिट है या ऐसा एक उपागम है जिसमें बहुत ही ज़्यादा असंख्य प्रकार के तारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, आकाश गंगा हैं, गैलेक्सी हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं दी गई हैं, जिनमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं। तो ब्रह्मांड कैसे बना? तो ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग जो थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत, इसके प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंटियर हैं। इनका मानना है कि जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति एक बहुत बड़े विस्फोट के फलस्वरूप हुई है। तो इसमें उनका मानना था कि एक बड़े विस्फोट से बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत के तहत ब्रह्मांड का उद्भव हुआ है। तो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी वो दी है, सिद्धांत दिया है कि किस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी। दूसरे विद्वान हैं लाप्लास महोदय। इन्होंने निहारिका परिकल्पना दी है। इनका मानना है कि ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी निहारिका नेबुला थी, जिसके थ्रू ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और अगले विद्वान है ऑटो श्मिड। ऑटो श्मिड की धूल परिकल्पना है। ऑटो श्मिड की धूल परिकल्पना है, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। इनका मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति धूल से हुई है। जो भी हो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कोई भी निश्चित तथ्य अभी सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को इन विद्वानों की परिकल्पनाओं को और थ्योरीज को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल। ये सन 2012-13 के लगभग एक खोज चल रहा था, तो उनका प्रयोग भी बिग बैंग थ्योरी पर ही आधारित था। उनका भी यही प्रयोग था कि ब्रह्मांड का निर्माण किस तत्व से हुआ है, कैसे हुआ है।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा, हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल का प्रयोग किस थ्योरी के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम समझते हैं कि ब्रह्मांड में क्या पाया जा सकता है। तो अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। तो जैसे मान लो इस तरह से हम बना सकते हैं इसी स्क्रीन पर, कि अरबों तारों के समूह को हम एक गैलेक्सी कहते हैं। तो अरबों तारे ब्रह्मांड में पाए जा रहे हैं और उनके केंद्र समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं। और जो भी गैलेक्सी होती है उसके केंद्र को हम बल्ज कहते हैं, बल्ज। जैसे मान लो ये गैलेक्सी है, इस तरह से एक गैलेक्सी का आकार होता है, उसका जो केंद्र होता है उसके केंद्र को हम बल्ज कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में सूर्य और अपना सौरमंडल है, तो हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा है, जिसे मंदाकिनी भी कहा जाता है। तो बहुत सारी गैलेक्सियों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें भी हमारी गैलेक्सी जो है उसका नाम आकाशगंगा है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिल है, स्पाइरल। मतलब अभी हमने एक चित्र बनाया था कि स्पाइरल आकृति, मतलब ये पूछा जाता है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति किस तरह की है, तो आपका आंसर होगा आकृति सर्पिल है। ये देखो चिन्ह अभी मैंने बनाया था, इस तरह की आपकी गैलेक्सी का जो है प्रारूप है। नेक्स्ट है, सूर्य 25 वर्ष में आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है, जिसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो सूर्य जो अपना है आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसी प्रकार सूर्य भी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाने में जो अवधि लगती है उसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और आकाशगंगा की एक भुजा को मिल्की वे कहा जाता है, मिल्की वे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है। आकाशगंगा की जो एक भुजा होती है, जैसे मान लो ये एक भुजा है, तो इस एक भुजा का नाम मिल्की वे, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एंड्रोमेटा आकाशगंगा की सबसे नज़दीक गैलेक्सी का नाम है। हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा है जी, हम अभी पढ़ चुके हैं। ये देखो, हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा है, लेकिन आकाशगंगा के सबसे नज़दीक कोई दूसरी भी तो गैलेक्सी होगी, उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, ओरियन नेबुला आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है। आकाशगंगा में कहीं पे ज़्यादा चमकीले तारे पाए जाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि आकाश में कहीं कहीं चमकीले तारों का एक समूह होता है, तो उन चमकीले तारों के समूह को हम ओरियन नेबुला बोलते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ओरियन नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइरस या डॉग स्टार सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है। सूर्य अपने नज़दीक होने की वजह से काफ़ी चमकीला लगता है, बड़ा लगता है, लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ा और चमकीला तारा साइरस है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि साइरस जो है सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है, इसे आपको ध्यान रखनी है। और ये सूर्य से 20 गुना अधिक बड़ा है, 2 गुना द्रव्यमान है, परंतु काफ़ी दूर है। तो ये बात ध्यान आपको रखनी है कि सूर्य जो है वो चमकीला तारा है, लेकिन इससे भी बड़ा और चमकीला तारा साइरस है। तो ये 20 गुना अधिक सब चमकीला है, 2 गुना द्रव्यमान है, परंतु दूर है। दूर होने की वजह से ज़्यादा चमकीला दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य के पास जो भी दूसरा तारा होगा निकटतम, उसका नाम जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1609 में गैलीलियो ने सर्वप्रथम तारों का अध्ययन किया था। उन्होंने सर्वप्रथम दूरबीन का प्रयोग किया था, गैलीलियो महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने 4 अगस्त 2015 को उदयपुर राजस्थान से एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट का शुभारंभ किया था। तो दूरबीन से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन अपने उदयपुर राजस्थान में भी है। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ें कवर करके चल रहे हैं, कोई भी चीज़ छूट ना जाए जिससे कि तैयारी में शिथिलता आ जाए या कोई भी मनोबल डाउन हो, इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों में स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है, जबकि ग्रहों में ऐसा नहीं होता है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तारे जो है अपनी ऊष्मा और ऊर्जा स्वयं रखते हैं। तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जो तारे होते हैं उनमें कहाँ से ऊष्मा प्रकाश जो होता है उसकी प्रक्रिया नाभिकीय संलयन होती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तारों में ऊर्जा कम हो जाने पर उसका रंग क्रमशः नीला, सफ़ेद, पीला, लाल हो जाता है। जैसे तारा जब अपनी युवावस्था में होता है
तो उसका रंग लगभग नीला दिखाई देता है। इसके बाद जब तारे की आयु कम होने लगती है, वो जो है उसका जो प्रकाश है या उसकी द्रव्यमान ऊर्जा है कम होने लगती है, तो उसके रंग में भी परिवर्तन आता है। तो वो क्रमशः किस तरह से परिवर्तन आता है वो देखते हैं। नीले के बाद सफ़ेद, इसके बाद पीला और अंत में लाल। तो तारे का रंग लाल तभी होगा जब वो सबसे कम अवस्था में होगा, कमज़ोर हो जाएगा तब। जैसे एलपीजी की आग का हम उदाहरण दे रहे हैं कि अगर नीली लौ के साथ जलता है तो वो सबसे शुद्ध माना जाएगा ईंधन, और लाल लौ के साथ अगर जल रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक हमने आज ब्रह्मांड की कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। और इसमें जो भी पॉइंट रखे गए हैं, कोई ऐसे नहीं है कि हम कोई बहुत ही डीप थ्योरी आपको समझा रहे हैं। केवल वे ही फैक्ट, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो पिछली बार किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं या इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मैंने इसमें समावेश किया है, जो कि एसएससी और यूपी टेट जूनियर के लिए, पीसीएस के लिए या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिसमें जीएस में भूगोल या ऐसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो उनके अच्छे से प्रश्नों का मैंने इसमें समूह संकलन किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नियमित रूप से मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आप देखेंगे कि आपकी तैयारी बहुत ही कम समय में अच्छी लेवल पर पहुंच जाएगी। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और आपको काफ़ी इसमें सहयोग मिलेगा। तो हमारा भी आप सहयोग कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।